नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर साद बिन हामिद अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इस तहजीब को जो मजबूती प्रदान करता है वो शिक्षा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमारे मुल्क में शिक्षा भिन्न भिन्न संस्थाएँ देती हैं। उसी संस्थाओं में से एक संस्था है मदरसा। हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसे के बारे में। मदरसे के लिए सरकार की एक योजना है SPQM, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। आज हम उसी पर परिचर्चा करने जा रहे हैं और नाज़रीन हमारे साथ इस परिचर्चा में ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं और उर्दू एकेडमी उर्दू लाइब्रेरी के चेयरमैन हैं जनाब अरशद फ़िरोज़ साहब। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ सर। शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा कि SPQM है क्या सर, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जैसा आपने बताया कि भारत में बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी कड़ी में एक है संस्था जो मदरसा। तो मदरसा के बारे में लोगों की ये समझ है या ऐसी भी धारणा है कि वहाँ पर बच्चों में ख़ास तौर से जो बच्चे वहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो गरीब घर के आते हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़े घरों के बच्चे ज़्यादा वहाँ पर आते हैं मदरसा एजुकेशन के लिए। जिनको घर से नज़दीक में मदरसा दिखाई देता है, वहाँ पर पहला होता है कि पढ़ने के लिए भेजना है तो वहाँ भेज दिया जाता है मदरसा में। मदरसा में बच्चे जो जाते हैं, एक तो उनके अंदर में डिसिप्लिन आती है, डिसिप्लिन बहुत नैतिकता का पाठ पढ़ाया ही जाता है। उसके अलावा मदरसा के बारे में ये कंसेप्ट है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और बिहार में या भारत में अरबिक पढ़ाई भी वहाँ पर कराई जाती है, अरबिक की शिक्षा दी जाती है। लेकिन भारत सरकार ने ये महसूस किया कि वैसे बच्चे जो पिछड़े हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। अब मेन स्ट्रीम में लाए जाने के लिए सिर्फ धार्मिक शिक्षा या सिर्फ अरबी की शिक्षा देना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच विचार कर एक स्कीम लाया गया जिसे SPQEM के नाम से जाना गया। और SPQEM क्या है, वो एक एडिशनल सहयोग देता है मदरसा एजुकेशन को। उसके तहत बच्चों को जागरूक करना, उनको कर्मठ बनाना और उनको ज़्यादा अपने क्षेत्र में उपयुक्त बनाने की कोशिश है। इसके तहत भारत सरकार ने ये तय किया और वहाँ का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उनके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया गया। बिहार सरकार को तो ये जो है SPQM के तरह बिहार के 2 विभागों में इनका काम चल रहा। एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने राशि प्रोवाइड की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को। अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हैं, ख़ास तौर से पिछड़े बच्चे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े जो मदरसे हैं उनको सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई। तो ये बेसिक कंसेप्ट ये है कि मदरसा जो एजुकेशन है उसको आगे लाया जाए और सरकार जो चिंतित है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे पीछे। मगर हाँ, एक चीज़ आप तो मदरसा बोर्ड में रह चुके हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मदरसा में सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे नहीं आते हैं, उसमें हर वर्ग के बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा मदरसा बोर्ड का क्या रोल है इसमें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मदरसा में हर वर्ग के बच्चे आते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर देखा यह जाता है कि बाहुल्य जहाँ पर है उस तरह के वहाँ पर के बच्चे चले आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो शिक्षा मंत्री पूर्व में रह चुके थे कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा साहब, जी। वो कहते थे वो खुद मदरसा के प्रोडक्ट थे, मदरसा जाते थे। तो ये बात बहुत अच्छी है कि सारे लोगों के लिए मदरसा का दरवाज़ा खुला रहता है, लेकिन वहाँ पर अरबी की पढ़ाई भी होती है और धार्मिक पढ़ाई भी होती है। तो ये लोगों के जहन में आया या दिमाग में आया भारत सरकार को कि उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए साइंस की पढ़ाई भी कराना है, सोशल साइंस की पढ़ाई भी कराना है, हिंदी और अंग्रेज़ी की भी जानकारी दी जानी है, मैथ की जानकारी दी जाना है ज़्यादा बेहतर तरीके से। उसके लिए अलग से टीचर्स भी हुए, उन टीचर्स को स्किल डेवलप करवाया गया, जो उनको प्रोवाइड करवाया गया, ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई कि वो ज़्यादा कारगर ढंग से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा पाएँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ। दूसरी बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको स्किल भी दिया जाना है। वैसे परिस्थिति में मैं तो यहाँ पर बिहार में देख रहा था कि हमारे बाद जो वहाँ पर चेयरमैन आए थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, उनके ही वक्त में उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया
कि SPQM के तहत राशि आई हुई थी, जैसे कि कंप्यूटर लेना था, मदरसों को प्रोवाइड करवाना था, तो उन्होंने कंप्यूटर लिया, साइंस किट लिया और 1127 मदरसों में उन्होंने उपलब्ध करवाया। तो इससे मदरसा को बहुत सुदृढ़ हुआ, वहाँ के बच्चों में भी एक आत्मविश्वास आया और वो अच्छा महसूस करने लगे, अपने आप को दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले समझने लगे। बिल्कुल, अब ये तो सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है, आप देखें अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेसिक चीज़ होता है और बच्चों का माइंडसेट बहुत चेंज होता है। अगर बच्चे जाते हैं, आप एक गरीब तबके के बच्चों को आप देखेंगे, रहन सहन पे भी बहुत असर पड़ता है और उनका जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो ये चीज़ें सरकार की ये पहल है, बहुत अच्छी पहल है कि सरकार ये चाहती है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे और गरीब तबका के बच्चे हैं वो बिल्कुल ज़माने के लिहाज से रहें और उनका दिमाग बिल्कुल खुला हुआ वो आगे की तरफ आए। मैं जानना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आजकल के युग में वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए SPQ में कुछ कहा गया है? बिल्कुल, वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था है NIOS के तहत यहाँ इसमें, और बच्चों को जब स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत उनको स्किल डेवलप किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है बिहार में और उसके लिए काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। जो ख़ासतौर से मदरसा बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन साहब हैं सलीम परवेज़ साहब, और यहाँ पर जो सचिव हैं अब्दुल सलाम अंसारी साहब, मेरी उनसे भी बातचीत होती रहती है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर है जिसका वो लोग काम करवा रहे हैं। और मैं गालिबन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इसे NIOS से जोड़ा, NIOS से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाती है जी, जो जी। मदरसे के बच्चों को दिलवाई जाती है। जी। और ये कहा जाता है कि लाइब्रेरी जो होती है वो रूह होती है किसी जी। भी संस्था की, किसी भी शिक्षण संस्थान की। लाइब्रेरी के बारे में SPQ में कुछ है कि लाइब्रेरी को कैसे अपग्रेड किया जाए, इसके बारे में कुछ कहा गया है इसमें? SPQM के तहत ही किताब की व्यवस्था है और किताब लीक भी गई है जिसको कि सभी मदरसों में उपलब्ध करवाया गया। सभी मदरसों में कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर लाइब्रेरी होनी ही चाहिए और वहाँ पर जो पुस्तकें दी जाती हैं, ऐसा है सरकार का निर्णय कि जो भी एक कोर्स में बच्चा जो पढ़ता है तो वो किताब सुरक्षित रहे और उसके बाद फिर अगला बच्चा जो आता है तो फिर उसी किताब से पढ़ता है। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी की व्यवस्था सभी मदरसों में है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, उसमें पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए भी अलग रूम है और लोगों को चूँकि स्किल दिया जा रहा है, कंप्यूटर दिया गया है, प्रिंटर दिया गया है, तो वो सब भी लाइब्रेरी में है जिसका कि फ़ायदा लोग वहाँ पर बच्चे उठा रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि SPQM के तहत 50,000 रुपये शायद एक मुश्त रकम भी दी जाती है हर मदरसे को कि आप अपने मदरसे लाइब्रेरी को अपग्रेड कर लीजिए। ये एक चीज़ अच्छी चीज़ है, सरकार की एक पहल है कि लाइब्रेरी तो आप जानते हैं कि एक शिक्षा संस्थान की जो होती है वो रूह होती है और लाइब्रेरी यही अपग्रेड होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ों की तालीम मिलेगी। अच्छा, मैं SPQM ही पे आता हूँ। एक चीज़ है कि उनकी जो फंड का जो है वो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, सरकार किस तरीके से फंडिंग करती है? फंडिंग में एक तो रहा कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, वो फंड भारत सरकार के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वहाँ से जाता है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बिहार सरकार को। उसके अलावा टीचर्स की सैलरी वगैरह के लिए जो पैसा है, राशि है, वो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से मदरसा एजुकेशन बोर्ड को। तो वहाँ से जो भारत सरकार से वहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बिहार के 2 विभागों को ये राशि देता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को और दूसरी तरफ देता है टीचर्स वगैरह के लिए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, चूँकि वहाँ पर मदरसा बोर्ड यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, तो दोनों जगह पर आते हैं। एक तरफ तो अभी काम चल रहा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, बिल्डिंगें बनाई जा रही है, मदरसा को अपग्रेड किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं, तो अभी SPQM के तहत जो साइंस टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी गई है और वो लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा फैज़याब लाभान्वित भी हो रहे हैं, जिनको कि अच्छी व्यवस्था दी जा रही है तालीम की। वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको जो सैलरी दी जाती है ऑनरेरियम के तौर पर, वो ग्रेजुएट को 6,000 रुपया, अब पोस्ट ग्रेजुएट को 12,000 रुपया दी जाती है। लेकिन इसमें एक नया डायरेक्शन आया है 2021-22 या 22-23 से, उसमें अब ये व्यवस्था कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये राशि अब वहन नहीं की जा रही है। अब ये जो टीचर्स की सैलरी थी पहले जो दी जाती थी, जिसमें 60-40 का रेशियो था,
अब वो केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया है, वो दूसरे मद में दे रही है। अब पूरी तरह से ये जो टीचर्स की जो राशि है उसकी सैलरी का भुगतान वो बिहार सरकार कर रही है। एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था कि मदरसा को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या कदम सरकार, आपका क्या क्या मशवरा है, आप किस तरीके से चाहेंगे कि मदरसा को अपग्रेड किया जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके और उनके बच्चे जो है मेन स्ट्रीम में आ सके? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिहार में या और भी जगहों पर कि मदरसा का जो डिग्री है उसको मान्यता प्राप्त है। अगर मदरसा से कोई मौलवी कर लेता है तो वो इंटरमीडिएट के बराबर समझा जाता है, मान्यता उसको है। फ़ौक़ानिया को है, वो ग्रेजुएट है। उसके बाद फिर आलिम की डिग्री है, फ़ाज़िल की डिग्री, सब फ़ौक़ानिया मैट्रिक के बराबर है। और मौलवी है और आलिम है, फ़ाज़िल है, सब उस डिग्री की मान्यता है। तो उस मान्यता जब प्राप्त है तो उसके जी। तो इस बीच में एक सवाल आपको छूना है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे बदलाव ले आया सकता है? तो आप जानते हैं कि हालात जो ऐसे अभी जो मार्केट है, जो इसका कहीं हम मार्केट ही है बेसिकली, जो बच्चे निकले वो भी जो है क्वालिटी एजुकेशन लेके मार्केट में आ पाए और मेन स्ट्रीम में जुड़ पाए। उसी तरफ हम जाना चाह रहे थे। जी जी। तो ये जो उनकी जो डिग्री है उसकी वैधता यहाँ पर है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पात्र हो जाते हैं देने के लिए। लेकिन अब वो है कि वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था अगर कमज़ोर थी तो उसको दूर करने के लिए SPQM के माध्यम से जो साइंस टीचर, मैथ टीचर लोग आए हैं, तो वो अब वहाँ पर स्किल डेवलप बिल्कुल करेंगे और बच्चों में ये जागरूकता आएगी। उनकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस की पढ़ाई में अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो इस नाते वहाँ SPQM के माध्यम से ये निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा है। नहीं, दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि डिग्री तो मिल जाती है बच्चों को, मगर कॉम्पिटिशन्स में बच्चे आ नहीं पाते हैं। उसके लिए सरकार क्या कदम उठाए और किस तरीके से, आपका क्या मशवरा है इसके लिए? इसमें एक चीज़ है, जैसे बताया कि नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चूँकि मैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का भी मैं भी देखता रहा हूँ, तो वहाँ बहुत बच्चे आते हैं, पढ़ते रहे हैं। तो इंटर जो उनका है मौलवी पास करने के बाद में फिर वो लोग तैयारी किया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने देखा है कि BPSC के माध्यम से उनका सिलेक्शन हुआ है टीचर्स में। तो ये जो है नौकरी, सरकार के लिए कोई ट्रेनिंग स्कीम्स वगैरह इस तरह के BPSC ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए रखी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट? हाँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग बिल्कुल चल रही है। एक तो ये हो गया कि बच्चे वहाँ पर जो छोटी नौकरी भी आसानी से उसको थोड़ी मेहनत करने के बाद हासिल कर पा रहे हैं। दूसरा यह कि मदरसा से निकले हुए बच्चे हो या दूसरी जगह से निकले हुए हो, दूसरे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए हैं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था है बिहार सरकार के द्वारा और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये कोचिंग चलता है हज भवन में और उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन जाते हैं जो कि बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था, हर लेवल का वहाँ पर पढ़ाई हो रही है। यहाँ तक कि वहाँ UPSC के जो छात्र होते हैं, वो BPSC दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर डिफरेंट रेलवे, बैंकिंग की भी जो परीक्षा हो, सारा तरह के वहाँ पर कोचिंग कराए जा रहे हैं। वो जो है माइनॉरिटीज़ के लिए है, जिसमें कि मुस्लिम के अलावा सिख, जैन, बौद्ध और सारे धर्म के लोग वहाँ पर जा कर के पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। उसके अलावा जो लोग BPSC का मेन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनके लिए फिर व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है, जो कि मॉक इंटरव्यू की। तो उसमें भी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद मौलाना मजहर अरबी का पर्सन जी वहाँ भी ये ट्रेनिंग चल रही है इस तरीके की, जो UPSC या BPSC की, ताकि बच्चे जो है वो मिनिस्ट्री में आ पाएँ। और एक मसला जो आता है, आप शिक्षाविद भी रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सर्विस में रहे हैं, आपने बहुत सारे क्षेत्र को देखा है। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे जो गांव में रहते हैं, शहर में आने के बाद उनको रहने की व्यवस्था के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? तो व्यवस्था तो है ही, जिस तरह से पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रावास की व्यवस्था थी, उसी तरह से अल्पसंख्यक छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं। हर जगह पर अल्पसंख्यक छात्रावास की व्यवस्था है, हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है और की भी गई है। तो वहाँ बच्चे लोग रह रहे हैं, उनको बहुत सुविधाएँ दी गई हैं। दूसरी बात यह है कि एक पदाधिकारी ख़ास तौर से इसके लिए उनकी पोस्टिंग की गई है, अल्पसंख्यक ज़िला कल्याण पदाधिकारी। ये पहले नहीं होता था, एक ही कल्याण पदाधिकारी होते थे जो सारे वेलफेयर का काम देखते थे। लेकिन अब ये तो इतना महत्वपूर्ण कदम है बिहार सरकार का अल्पसंख्यकों के हित में कि एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी केवल अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए उनकी पोस्टिंग की गई है, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो
कोई भी समस्या होता है अल्पसंख्यकों को, उसका निदान करने के लिए वो पहल करते हैं, कोशिश करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो लोग उनसे संपर्क में आएँ और उनसे मिलें। उनकी बीपीएससी के माध्यम से उनका पदस्थापन होता है, हर ज़िले में पोस्टिंग है उनकी। जी। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ और बेसिक चीज़ जो है, देखिए लैंग्वेज जो होता है, अपना लैंग्वेज होता है, खास अल्पसंख्यक वर्ग के जो होते हैं, उर्दू उनकी बहुत मातृभाषा है। उसकी फ़रोग़ के लिए सरकार क्या कर रही है, और आप उर्दू लाइब्रेरी में भी हैं, उर्दू लाइब्रेरी क्या कदम उठा रही है उर्दू के फ़रोग़ के लिए? उर्दू से लोगों की दिलचस्पी आज भी बनी हुई है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है, बहुत ही मीठी शीरीं ज़बान है, जिसको लोग बोलना और सुनना पसंद करते हैं। एक शेर है, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो उर्दू से लोगों का जुड़ाव है। जब भी आप अगर उर्दू में बोलते हैं तो लोगों को अपनी ओर आप आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए अच्छा हम देखते हैं कि अब गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में ही या फिर बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि उर्दू के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज भी एक मुशायरा वहाँ पर रखा गया जिसमें अरबाब कलम की जानिब से, तो उसमें बहुत तरह के शायर को बुलाया जाएगा। तो उसमें ये जो सिर्फ जोड़ कर देखना कि उर्दू मुस्लिम लोग ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं। मेरा कहना ये है, हमारे जानकारी में उर्दू से के कई लोग हैं। जैसे एक मैं अभी नाम लेना चाह रहा था, एक आराधना प्रसाद जी हैं, वो बेहतरीन उर्दू की शायरा हैं और उर्दू उनकी बड़ी अच्छी है। उसी तरह से और भी बहुत सारे, हाँ, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं वो भी जैसे हमारे वतन भाई हैं वो। जी, बड़ी दिलचस्पी लोग लेते हैं उर्दू में। तो उर्दू के डेवलपमेंट के लिए तो बहुत काम सरकार की जानिब से हुआ है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसमें एक बड़ा काम ये भी है जो जिसको हम लोग कहते हैं या मुशायरा या परिचर्चा वगैरह जो होता है, उसमें भी लोग आकर्षित होते हैं। एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी है जो कि यहाँ बराबर आया करते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी में, तो वो एक काम करते हैं, वो भी कहीं से रिटायर्ड हैं, हेड मास्टर से शायद, वो लोगों को उर्दू सिखाते भी हैं। जो अच्छा, आप उर्दू लाइब्रेरी के रहबरा हैं, उर्दू लाइब्रेरी में बहुत सारे कम्पिटिटिव बुक्स आती है, बहुत सारी बुक्स है, तो क्या उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट हो पाया है? उसकी कुछ कोशिशें हुई हैं? ये जनरली जो बुक्स होती हैं आजकल, जो बुक्स आ रही हैं कॉम्पिटिटिव बुक्स जो होती हैं, वो ज़्यादातर जैसे इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में होती हैं, तो कुछ उर्दू नोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो मसला बन जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों की कुछ कोशिशें हो रही हैं? देखिए, लाइब्रेरी में वो है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी, तो उर्दू नाम ही उससे है कि ज़्यादातर उर्दू की किताबें हैं और उर्दू लिटरेचर के लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। लेकिन इधर 4-5 सालों में ऐसी व्यवस्था हुई है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा आने लगे। और मैं तो कई बार ये भी कहा हूँ ज़िम्मेदारी के साथ कि लोगों की पसंद बन गई है वहाँ पर बैठ कर के पढ़ना। तो वहाँ पर जो कंपटीशन का एक बहुत ही बेहतर माहौल बना। आपने जो पूछा कि उर्दू में ट्रांसलेट कराना है, मुझे नहीं लगता है कि वैसी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हमारे यहाँ पर उर्दू ट्रांसलेटर का पोस्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट पर उर्दू डायरेक्टरेट से 2 लोगों की पोस्टिंग की गई है जो कि उर्दू अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं। तो एक का नाम है अरबाज़ नाम है और एक कोई लेडी है, सईदा या शायद हैं, तो वो दोनों वहाँ पर पोस्टिंग है। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा उस तरह के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। उर्दू में भी किताबें बहुत सारी हैं, जनरल नॉलेज वगैरह की किताबें हैं, मैगज़ीन है, उसको भी लोग पढ़ करके और देख सकते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम का एग्ज़ाम देते हैं उसमें लोग हिंदी और इंग्लिश का ही सहारा लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के किताबों का ट्रांसलेट कराया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्यवस्था है। अच्छा, उर्दू लाइब्रेरी का जो मकसद है वो क्या है? मकासद क्या है इसका, उस पर सर रोशनी डाल देंगे? ये तो लाइब्रेरी जो है 1938 की लाइब्रेरी है और एक थे सैयद महमूद साहब, उन्होंने उस बिल्डिंग को डोनेट किया था किताबों के साथ। तो उस ज़माने में बहुत सारी किताबें थी, लेकिन धीरे धीरे किताबों की तादाद बढ़ती चली गई। आज लगभग 45,000 के आसपास किताबें हैं वहाँ पर, जिसमें से उर्दू की किताबें भी हैं। उसके अलावा हर सब्जेक्ट की किताब वहाँ पे है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सब तरह की किताब है। यहाँ तक कि बाद में हम लोगों ने उसमें और कुछ थोड़ा ऐड किया है। वर्क जर्नलिज़म की बहुत अच्छी किताबें मंगवाई गई हैं, लॉ की बहुत अच्छी किताबें मंगाई गई हैं। दूसरी बात है कि जो बच्चे क्लैट की तैयारी करते हैं लॉ में एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसके लिए भी बहुत व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक दायरा है कि सिर्फ उर्दू की किताबें, बहुत ही
बेहतरीन किताबें वहाँ पर हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो वक्त दिया जाता है, बच्चे बिल्कुल ही शांत माहौल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और उर्दू के बच्चे भी हैं, नॉन उर्दू बच्चे भी हैं, सारे लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये जो वातावरण उनको मिला है, जो माहौल मिला है, उससे वो लोग बहुत लाभान्वित। एक बात तो उसमें और ऐड करना चाहेंगे, वहाँ पर से जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका भी रिसेंटली कामयाब हुए हैं, पोस्टिंग भी है। एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग कहते हैं, किसी की शनाख्त पहचान के लिए एक्स्ट्रा करिकुलरिटीज़, उर्दू एकेडमी क्या इस पे काम कर रही है? उर्दू एकेडमी फ़िलहाल में अभी वहाँ पर डायरेक्टर वगैरह नहीं है, लेकिन जो रूटीन वर्क है वो काम चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के तहत वो काम चलता है। जो भी आज भी शायद दूरसंचार दिवस है या कुछ है, तो जो भी कुछ जो ऐसा दिन होता है महत्वपूर्ण, वो हम लोग मनाते हैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में। और जो वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं उनसे भी हम लोग उस पर परिचर्चा करवाते हैं, कुछ टॉपिक दे करके उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ इनाम भी दिया जाता है। तो इस तरह से उनको बोलने का, इंटरव्यू फेस करने की एक्टिविटीज़ वो सब हम लोग करवाते हैं। बिल्कुल आपने सही है। एक चीज़ और है जो आखिर में चाहूँगा कि आपका सुझाव क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं वो आगे आ पाएँ, ख़ासकर शिक्षा के मामले में और उर्दू के फ़रोग़ के मामले में किस तरीके से आगे आए, कि सरकार क्या कदम उठाए? एक तो ये है कि उर्दू का ये है कि जो लोग उर्दू के जानकार हैं उनको कम से कम एक उर्दू का अखबार लेना चाहिए। और ये मैं बता दूं कि उर्दू का अखबार की कीमत भी बहुत कम है। कुछ उर्दू का अखबार है जो सिर्फ 2 रुपया मिलता है, कुछ 3 रुपया मिलता है। तो अगर उर्दू का अखबार घर में आएगा तो उर्दू से लोगों की वाकफियत बनी रहेगी, लोग पढ़ेंगे भी, चूँकि अभी कल्चर कुछ कम हो गया है उर्दू पढ़ने लिखने का। तो एक चीज़ मेरा सजेशन ये है कि उसको उर्दू का अखबार ज़रूर लिया जाना चाहिए हर घरों में। जहाँ तक बच्चों के पढ़ने की बात है, तो एक अपना इंटरेस्ट उर्दू वो अलग हो गया, लेकिन मेन स्ट्रीम की पढ़ाई में जिस पर SPQM के माध्यम से बहुत अच्छा प्रोग्राम तय किया गया, उससे लोगों को जुड़ना है। और साइंस की शिक्षा भी लेनी चाहिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मेन स्ट्रीम की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया गया SPQM के तहत, उस सब का लाभ उनको उठाना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। हाँ नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से बहुत कुछ जानकारियाँ लिया, बहुत कुछ जाना। इतना ही नहीं, सरकार तो काम तो कर ही रही है और सरकार बहुत चिंतित भी है, और इस तरीके से इसको शिक्षा को जोड़ने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे कंप्यूटर्स का, लाइब्रेरी का और लाइब्रेरी को सबको मजबूत कर रही है। हाँ नाज़रीन, हम शुक्रगुज़ार अपने मेहमानों का ये आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो लेते हैं विदा नाज़रीन, आदाब।